नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज रहे हैं और यह है साल का 261वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे के साथ और एक अलग अंदाज के साथ, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली की दिन भर की कहानी तक और खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगा लीजिए प्रिया, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अब शुरुआत हम उस खबर के साथ करना चाहते हैं जो इस समय पूरी दिल्ली में सुर्खियां बनी हुई है। अब प्रिया, बात अगर दिल्ली के डूसू चुनाव की करें, मुझे अपने कॉलेज समय की याद आ गई जब चुनाव होते थे। और आज तो मतदान का दिन है साहब, और आज के समय, क्योंकि आज का दिन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज प्रत्याशी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। अपडेट्स क्या है डूसू चुनाव को लेकर, एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय डूसू चुनाव के लिए मतदान अब शुरू हो चुका है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव यानी डूसू चुनाव का दिन है। डीयू और उससे जुड़े 52 संस्थानों में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसमें पुलिस और कैंपस के अंदर और बाहर ड्रोन से निगरानी करेगी। बसंत देखिए, डूसू चुनाव आ चुका है नजदीक, बिल्कुल आज ही मतदान शुरू हो चुका है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मतगणना होनी है और कल नतीजे आपके भी सामने होंगे और सभी के सामने होंगे। और हम कल भी ये कार्यक्रम करेंगे और साथ ही दर्शकों को बताएंगे कि कौन भाई विजयी है, किसकी संभावना है, किसकी नहीं है। प्रिया, आपकी बार ना मुझे लगता है एबीवीपी और एनएसयूआई में कांटे की टक्कर है। ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिला दोनों ही पार्टियों की तरफ से। अब स्टूडेंट सेंट्रिक जो मुद्दे हैं वो उठाए गए और यहाँ पर डूसू चुनाव में आज मतदान है। और आज मुझे लगता है कि वो सभी मुद्दे जो स्टूडेंट सेंट्रिक है यानी कि छात्रों से जुड़े हुए हैं, वो छात्रों के मन में होंगे बटन दबाते समय कि किसने हमारे साथ क्या किया, कौन सी मांग हमारी पूरी नहीं हुई। आज सभी का हिसाब किताब करने का दिन है प्रिया। पसंद देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो सीधी टक्कर है एनएसयूआई और एबीवीपी में देखने को मिल रही है। और अगर पीछे जाएं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, आखिरी के 3 चुनावों की बात करें तो लास्ट चुनाव एनएसयूआई के खेमे में गया था। हाँ। उससे पहले के 2 चुनावों की बात करें वो एबीवीपी के खेमे में गया था। और अब देखिए, सबकी नजरें तो टिकी हुई है। आज मतदान हो रहा है, हमारी भी टिकी है और आपकी भी टिकी है। आखिर किसकी जीत होगी, किसके खेमे में जाने वाली है। और कल मतगणना होनी है, सभी के सामने नतीजे सामने आ जाएंगे। और देखिए, बात कर लेते हैं बसंत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा सके, इसलिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और डूसू चुनाव में किसकी टक्कर किसके साथ है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हमने आपको दिखाया, सचिव पद के लिए आप देखिए आर्यन मान है एबीवीपी से और साथ ही अब गोविंद तंवर एबीवीपी से उपाध्यक्ष के पद पर हैं। राहुल झांसला एनएसयूआई से हैं, उपाध्यक्ष के पद पर कांटे की टक्कर है। और सचिव के पद पर कुणाल चौधरी एबीवीपी और कबीर हैं एनएसयूआई से। तो डूसू चुनाव का दंगल है, महादंगल आप इसे कह सकते हैं। और दीपिका झा एबीवीपी की तरफ से संयुक्त सचिव के पद पर उम्मीदवार हैं और साथ ही लवकुश भड़ाना है एनएसयूआई की तरफ से। अब ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है किस पद पर उतरा हुआ है। बात एबीवीपी की करेंगे, अध्यक्ष पद पर आर्यन मान है। एनएसयूआई की बात करें तो अध्यक्ष पर नंदिता चौधरी हैं और उपाध्यक्ष राहुल है और सचिव की बात करें कबीर है। बात डूसू चुनाव की कर रहे हैं और अब जोरों शोरों से जो है तैयारियां देखने को मिल रही है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कल मतगणना होगी और नतीजे आप सभी के सामने होंगे। और वोटिंग परसेंटेज कितनी होगी ये भी एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। देखिए, आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम पीछे की ओर जाएं तो 10 सालों की बात करें, वोट प्रतिशत जो है 50 का आंकड़ा भी नहीं छुपाया है बसंत अब तक। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स में क्रेज देखने को मिलता है, एक अलग ही अंदाज में स्टूडेंट्स उतरते हैं, सब नजर आते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। जब बात मतदान की आती है तो वहां पर उदासीनता देखने को मिलती है बसंत। आपने भी देखा होगा, अगर मैं लास्ट 2024 की बात करूं तो 29% का आंकड़ा छुपाई थी, बस सबसे कम आंकड़ा रहा है ये। अब वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए और अब जो राजनीतिक दल हैं
अब ऐसे में छात्र संघ को लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप निकलें और जो मतदान है वो करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ऐसे में छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई भी जब चुना जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने मत किसको गए हैं और कितने मतों के साथ कौन विजयी हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही अब आप मतदान करें, क्योंकि अपने कॉलेज में एक जो नेतृत्व है किसे आपको देना है ये इसमें बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आपको मतदान ज़रूर करना चाहिए और साथ ही अपने प्रत्याशियों को आप चुनें जो आपको लगता है कि आपके काम कर सकते हैं, और आप अपनी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान में रखें। अब पार्टी के मैनिफेस्टो को बड़े ध्यान से देखें, किस पार्टी की तरफ से कौन से वादे किए गए हैं, कौन से दावे किए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज मतदान जरूर करें। महत्वपूर्ण दिन है सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है पुलिस भी और साथ ही कॉलेज प्रशासन भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी। हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन हुआ प्रिया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, सीधे तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। और जब जीत हो जाएगी तो कोई ढोल नगाड़े जीत जश्न नहीं, सीधा आराम से बैठ जाइए, बस अपने मन में रखिए कि जीत गए। जी बिल्कुल पसंद है कि हर बार देखा जाता है जब जीत होती है तो उसके बाद एक अलग ही जश्न देखने को मिलता है। बात अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं, चुनाव से पहले भी जश्न देखा जाता है, रैलियां की जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, फिर मतदान होता है और मतदान के बाद जब नेक्स्ट डे मतगणना होती है, जब जीत दर्ज होती है तो उसके बाद जो है जुलूस देखा जाता है, रैलियां देखी जाती है और जोरों शोरों के साथ जो है उत्साहवर्धन करते हुए नजर आते हैं। और इस बीच जो है अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी जुलूस नहीं देखा जाएगा और साफ तौर पर अब चेतावनी दे दी गई है। अब बसंत की बात कर लेते हैं, भी फिलहाल आपने जिक्र किया था एनएसयूआई और एबीवीपी को लेकर किस तरीके से जो है अब सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं और प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आई थी। और आज मतदान का दिन आ चुका है। डीयू नॉर्थ और साउथ कैंपस में 1 दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बात कर लेते हैं कुल मिलाकर लगभग 2 लाख छात्र अपना वोट डालेंगे। बसंत देखिए बात कर लेते हैं जिस तरीके से अभी कुल मिलाकर जो छात्र 2 लाख से तो बहुत ज्यादा है, वही छात्र जो वोट डालने वाले हैं वो 2 लाख से ज्यादा डालने वाले हैं। ये भी एक ऐतिहासिक तौर पर हम देख सकते हैं, इससे पहले जो है इतने छात्र वोट नहीं डाले गए हैं, मतदाताओं में वृद्धि हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पर देखिए बात करें, अगर हम आखिरी चुनाव की बात करें और अब की बात करें तो आपको क्या लगता है इस बार आंकड़ा बढ़ेगा या और भी घट जाएगा? मुझे लगता है कि प्रिया अब की बार ना ये आंकड़ा जो है वो बढ़ने वाला है। अब ऐसे में क्योंकि आंकड़ा हर साल हम देखते हैं कि एक बात अगर की जाए तो आंकड़े को लेकर जब आंकड़े में ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता देखने को मिलती है, जैसे कि आपने भी कहा। हाँ। बसंत ये भी बताइए कि आंकड़ा जो है 50% से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट चुनाव का तो 29 पर ही टिक गया था और जो सबसे ज्यादा आंकड़ा 10 सालों में गया है वो 2018 का बताया जाता है कि 2018 में गया था, पर वो भी 44 पर जाकर टिक गया था, 50 तक वो भी नहीं पहुंचा था। आपके कॉलेज में चुनाव कैसा रहा प्रिया? मैं चाहता हूं ना कि आप अपने कॉलेज का थोड़ा जिक्र करें, यहाँ पर थोड़ा बताएं कि भाई क्या जश्न था, क्या माहौल था, और उस समय तो बड़ा जश्न भी हुआ होगा, क्योंकि मुझे आप बताइएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था कैंपस में, तो भाई साहब जब मतगणना होती थी तो एक अलग ही क्रेज होता था, गाड़ियों की रैली निकाली जाती थी। अरे जो मेन पॉलिटिक्स में जीत नहीं होती उस समय इतना जश्न नहीं होता है जितना कि कॉलेजेस के चुनाव में देखने को मिलता है। बिल्कुल छात्रों में जो है काफी उत्साह नजर आता है। और बात अगर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की करूं, बच्चे आते हैं स्कूल के बाद कॉलेजों में और उसके बाद जब रोमांचक देखने को मिलता है, इस तरीके का जब माहौल देखने को मिलता है तो सबसे ज्यादा जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, वो फर्स्ट ईयर की नजर आती है। और हाँ बिल्कुल। और एक और यहाँ पर जिक्र अगर करें, जब मैं कॉलेज में था प्रिया, जो मुझे अभी भी याद है, हालांकि डीयू से तो मैं पास आउट नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छे से समझता हूँ कि अब ये जो चुनाव होते हैं इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं राजनीतिक दलों के सामने और बच्चे किस तरीके से एंजॉय लेते हैं और बच्चे मजे लेते हैं। मेन बात ये है, देखो बसंत अभी आपने बोला कि बच्चे जो हैं काफी मजे लेते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, एक लड़की जो है वो टिकट्स लेके खड़ी हुई है और बोल रही है कि देखो भाई अब मेरे को टिकट्स मिल गई है, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। और उस कमेंट बॉक्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं भाई ये हमारे कॉलेज में क्यों नहीं होता है, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। और आपने एक और वीडियो देखी होगी, मासूम शर्मा को जब प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने एक और वीडियो डाली है, बोलते नजर आए कि जिस दिन मैं भाई कॉलेज नहीं जाता हूँ उसी दिन ये कॉलेज वाले मासूम शर्मा को बुला लेते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरीके से जो है अब लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात और एक बात मैं माफी चाहूंगा प्रिय, बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि
अब जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जब वहाँ पर जीत होती थी किसी छात्र संघ की, क्योंकि 3 से 4 साल कॉलेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, मुझे अभी भी याद है, अलग अलग साल में अलग अलग छात्र संगठनों की जीत होती है। तो जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जब आप मेन पॉलिटिक्स लाइन को देखते हैं ना प्रिया, जब राजनीतिक, जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, उतना जश्न देखने को नहीं मिलता जितना कॉलेजेस में देखने को मिलता है। मुझे याद है पूरी यूनिवर्सिटी में गाड़ियों का एक बहुत बड़ा रैला और झंडे ही झंडे, उस पर आप उस पर छात्र नेताओं को देखते हैं और जो समर्थक होते हैं उनको देखते हैं, एक अलग ही जश्न होता है। बल्कि जब आम जो चुनाव होते हैं हम देखते हैं कि जो जिसमें जनता वोट करती है, जब वो प्रत्याशी जीतते हैं उस समय इतना जश्न नहीं होता जितना जश्न होता है यूनिवर्सिटी कैंपस के चुनाव में। और अब डूसू चुनाव तो भाई साहब पूरा मतलब देश जो है एक नजर रखता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम तो आप जानते हैं भाई साहब, अब पूरे तरीके से शुमार है। अब क्योंकि सभी जो छात्र होते हैं ना, मुझे लगता है कि एक छात्र संघ की जो पॉलिटिक्स होती है वो एक स्टार्टिंग फेज होता है। कई छात्र होते हैं जो कि पॉलिटिक्स लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा स्टार्टिंग फेज यही होता है कि वो कॉलेज पॉलिटिक्स से एंटर कर सकते हैं। और मुझे याद है कि एक बार जब NSUI की जीत हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और पूरी यूनिवर्सिटी को पार्टी दी गई थी। मैं प्रिया आपको बताऊं कि सभी डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस की आप बात कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म जहां हम पढ़ते थे, वहां जो NSUI के समर्थक नहीं थे उन्हें भी पार्टी दी गई, बड़े जोर शोर से पार्टी दी गई। और उसके बाद जब अगले साल चुनाव हुआ तो NSUI और ज्यादा मतों के साथ, बल्कि उस समय छात्र संघ चुनाव में विजयी हुई। तो ये एक्सपीरियंस था। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अब डूसू चुनाव को लेकर किस तरीके से वोटिंग का क्राइटेरिया रहेगा। अब क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं प्रिया, अगर उन्हें वोट करना है तो या तो उनके पास उनकी फीस स्लिप होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, या तो उनके पास उनकी फीस स्लिप होनी चाहिए। अगर आईडी कार्ड उनका अभी तक नहीं बना है तो वो फीस स्लिप दिखाकर वोट डाल सकते हैं। और सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास वैद कॉलेज का, जिस कॉलेजेस में चुनाव है वो उस कॉलेज का आईडी कार्ड लेकर जाएं और वोट डालें। आपने वोट डाला है क्या प्रिया कभी? हाँ बिल्कुल, मैंने तो डाला है। कितने साल डाला? मैंने 1 साल तो डाला है। देखिए अब मैं ना, पार्टी आपने लगता है मुझे दोनों तरफ से खाई होगी जरूर। देखिए मैं क्या, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या आपने भी किया होगा, जितने भी लोग हमारे कार्यक्रम हमने तो किया है, हमने सभी छात्र संगठनों की पार्टी को सहर्ष स्वीकारा जब हम कॉलेज में थे। हालांकि वोट किसको दिया एक वो अलग बात है, लेकिन जो भी हमारे पास है हमने किसी को निराश नहीं किया। हाँ, हम आपके साथ, हम और देखने को यही मिलता है, कौन खुलकर बता दे भाई हम किसके साथ। बिल्कुल पसंद। देखिए एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है स्टूडेंट में। देखिए हम, अगर मैं जैसे अभी मैंने जिक्र किया था मतदान प्रतिशत को लेकर, क्योंकि हर बार देखा जाता है काफी उत्साहित नजर आते हैं छात्र, रैलियों में भी नजर आते हैं, पार्टीज करते हुए नजर आते हैं, पर जब मतदान की बात आती है तो वहां पर उदासीनता देखने को मिलती है, क्योंकि छात्र जो है फुल एंजॉय तो लेते हैं, पर जब मतदान की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं ऐसा है, क्योंकि करना नहीं चाहिए मैं कहता हूं। हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम अगर आंकड़ों पे जाएं मतदान प्रतिशत की, वो इतना कम आखिर होता क्यों है? क्योंकि वो 50% भी नहीं छू पा रहा है। और 10 साल के मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ, आखिर ऐसा होता क्यों है? पार्टी में 200% बच्चे नजर आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल नजर आते हैं सड़कों पर, रोडों पर, और खूब उत्साहित भी नजर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि कमेंटबाजी भी बहुत देखने को मिलती है, रीलें भी देखने को मिलती है, और काफी मात्रा में स्टूडेंट्स नजर आते हैं, पर यही उत्साह मतदान में क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो ये तो है। अब ऐसे में छात्र संगठन को लेकर जब चुनाव होता है तो सभी की नजर होती है चुनाव पर, और दूसरे चुनाव है तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता देवेश, और देवेश से सवाल करते हैं। देवेश, आज मतदान का दिन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आज है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? उत्साह छात्रों में नजर आ रहा है या नहीं देवेश? देवेश हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे प्रिया, लेकिन यहाँ पर हम जब बात अगर करें डूसू चुनाव को लेकर, और अभी कुछ ही देर में हमारे अगर ज़ी मीडिया संवाददाता जुड़ते, किसी टेक्निकल खामी के चलते फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, तो उनसे जानेंगे और यथास्थिति क्या ऑन द ग्राउंड, कितना मतदान को लेकर एक क्रेज स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है कि भाई वोट कीजिए, अपने प्रत्याशी को विजय बनाइए। और जैसा कि आपने कहा, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था तो
जब छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे प्रिया, तो वही बात आपने जो अभी कही थोड़ी देर पहले कि भाई वोटिंग के समय छात्र इतने नहीं पहुंचते जितना पार्टी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो हमारी आपसे अपील है कि आज डुस्सो चुनाव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अगर आप हैं तो आप जाएं मतदान केंद्र पर, अपने प्रत्याशी को वोट जरूर करें और अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान में जरूर रखें। आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान अथॉरिटी से ला सकते हैं तो वोट जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि वोट आपको नहीं करना है उसके बावजूद भी वोट करें, क्योंकि ये इलेक्शन को बड़ा दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब एयरपोर्ट के संचालन की तैयारियां भी तेज हो गई है प्रिया। फ्लाइट में उड़ने की तैयारी कर लीजिए और आप एक नेक रेस्ट खरीद लीजिए मुझे लगता है, क्योंकि अब बात अगर करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जिसे हम जानते हैं, वहां से उड़ान का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर बात अगर करें तो BCAS ने अब साथ ही अब एयर साइड सिक्योरिटी को भी अब हरी झंडी देते हुए अब जरूरी NOC जारी कर दी है, और ये अप्रूवल अब DGCA के ऑपरेटिंग लाइसेंस लेने के लिए अनिवार्य था, जो कि मिल चुका है जी, जिसे अब DGCA से लाइसेंस मिलने का जो है रास्ता भी अब साफ तौर पर साफ हो गया है। एयरपोर्ट के संचालन को लेकर अंतिम चरण की तैयारियां अब जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडियन एयरपोर्ट पर कार्यक्रम के दौरान यह ऐलान साफ तौर पर किया था कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। मुझे बड़ा इंतजार है कब ये एयरपोर्ट शुरू हो और कब, क्योंकि हमारे पास तो हमारे घर के पास तो सबसे ज्यादा यही एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद एक नेक रेस्ट में खरीदूंगा आराम से, और उसके बाद जहां आपको जाना होगा, आपको कहाँ जाना है? देखिए आगे भी बात कर लेते हैं। उद्घाटन के 45 दिन के भीतर यहां से देश के 10 प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाएगा और यमुना अथॉरिटी ऑफ NIAL के CEO राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट निर्माण का काम 25 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बसंत देखिए तो साफ तौर पर जानकारी दे दी गई है कि जल्द से जल्द जो है कार्य जितना भी चल रहा है वो पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में तो है ये एयरपोर्ट, दिल्ली वाले तो मजे ले ही रहे हैं एयरपोर्ट के। अब जहां जाते हैं भाई साहब उड़ जाते हैं प्लेन में बैठ के, लेकिन अब जो नोएडा के लोग हैं आपको IGI एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। जो 10 प्रमुख शहर है, अगर वहां पर आपके गंतव्य स्थान है, वहां पर अगर आपको जाना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल से लैंड हो जाइए अपने गंतव्य तक। और ये एयरपोर्ट उत्तर भारत में एयर कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने जा रहा है। जैसा कि मेरी सहयोगी प्रिया ने अभी बताया, हालांकि मुझे पता है कि ये जाने वाली कहीं नहीं है, अभी खबर तो बताएंगी, लेकिन कहां से कहां तक आप उड़ान भर सकते हैं, कहां से कहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन इनको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि खबर भी आपको लगातार बतानी है कि भाई अगर यही चली जाएंगे फ्लाइट में बैठकर तो मुझे अकेले कार्यक्रम करना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। देखिए मैं बात करूं अपने होम टाउन की, तो जो मेरा होम टाउन है ना वो जेवर एयरपोर्ट के आसपास ही पड़ता है। जब दिल्ली में, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से तो हूँ, जो अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मैं उसी साइड से। तो आप ये मतलब मांग करते हैं कि आपके गांव तक भी एक जहाज उड़ाया जाए? ऐसा नहीं है बसंत, देखिए मैं बताती हूँ। जब इसके निर्माण की बात चली थी ना, तो सबसे ज्यादा चर्चाएं जो है मेरे घर में तो हुई थी, और जो उस आसपास के लोग हैं उनके घर में भी जरूर हुई होंगी। मेरे पापा ने तो हमारे यहाँ भी आ जाए। नहीं मेरे पापा ने तो सबसे ज्यादा चर्चा की थी, चलो ठीक है भाई हमारे गाँव के पास आ गया। और बात अगर हम प्रॉपर्टी की करें तो जब उसके भी, समझ रहे हैं आप? नहीं मैं समझ रहा हूँ, बताइए जरा। जब उसके भी रेट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब विकास होता है तो जरूर देखिए आसपास के जो इलाके हैं उनके रेट भी बढ़ने लगते हैं, तो आसपास के लोगों में इसको लेकर भी काफी खुशी देखने को मिलती है। पसंद आपको देखने को मिली? बिल्कुल, हमारे घर में तो बहुत चर्चा हुई थी इसको लेकर। ये तो है प्रिया। और आपने कभी ये सोचा है कि ये जो एयरपोर्ट है, जब इन पर हवाई जहाज उतरते हैं तो हमारे घर पर क्यों हवाई जहाज नहीं उतर सकता? कभी ऐसा सोचा है? क्योंकि ना बचपन में सब सोचते हैं कि भाई हमारे घर से एक हवाई जहाज उड़ना चाहिए जिसमें बैठकर हम उड़े, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं कि हमारे घर पर कोई हवाई जहाज ना उतर जाए। बसंत बचपन की बात तो ना ही की जाए उतना अच्छा है। नहीं की जाए, बल्कि अगर बचपन में मैं जाऊं ना तो पता है मुझे क्या लगता था, मैं जब टीवी देखती थी तो मुझे लगता था जो टीवी के लोग अगर मैं इसको फोड़ दूंगी ना तो बाहर आ जाएंगे। ऐसा आपका तो एक अलग इमेजिनेशन था, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं, उनको नहीं पता होता है कि भाई किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, क्या कार्य होता है, तो बचपन की तो बात ही अलग होती है। तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कि अभी जो खासियत है इस एयरपोर्ट की, वो आपको बताते हैं। टर्मिनल की शुरुआती क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की रहेगी, यानी कि कोई कमी रहने वाली नहीं है। अब जाइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब तीनों फेज शुरू होने पर यहाँ पर 6 रनवे के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आप मान रही हैं? दक्षिण एशिया में इससे बड़ा एयरपोर्ट नहीं होगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, उड़ानों को संचालन शुरू होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्गो हब यहां पर बनने वाला है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बात कर लें, केजीपी और यमुना एक्सप्रेसवे और साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी अब यहां से देखने को मिलेगी। और ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है जब विकास को लेकर हम बात करते हैं। तो आपकी अब जो एक फ्लाइट को लेकर कंफ्यूजन थी वो हमने आपको पूरे तरीके से बता दिया है। आपकी जो 10 शहरों में जो जहां से गंतव्य स्थान तक जोड़ा जाएगा वहां पर कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। वसंत देखिए, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और भी अपडेट्स अपनी जनता को दे देते हैं, क्योंकि वो दिल थाम के बैठे हुए हैं कि हम उनको एक अलग ही अंदाज में खबरें सुनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक जाम आज देखने को मिल सकता है। देखने को मिला यार, आज मैं जाम में फंस गया प्रिया, और कम से कम मेरे 30 से 35 मिनट जो है मेरे जाम में आज चले गए। तो मुझे बता दीजिए एक बार, ऑफिस से अगर निकलूंगा तो कहां जाम मिलेगा प्लीज? जी बिल्कुल, देखिए चलिए आगे बात कर लेते हैं जाम को लेकर, जो है किस रूट पर जाम रहने वाला है। कार्यक्रम मेरा देश पहले केडी जाधवा कुश्ती हॉल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे से मिलने को मिलेगा जाम। और साथ ही आपको बता दें कि शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आईपी मार्ग, विकास मार्ग और रिंग रोड पर भी बसंत जाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से डाइवर्जन है और इस रूट पर ना जो ट्रैफिक है उसे भी प्रतिबंधित शाम 4 बजे से कर दिया जाएगा। और केवल लेबल लगे वाहनों के लिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा रहेगी और लेबल पर वाहन संख्या यहाँ पर अंकित होना अनिवार्य है। अगर आप जा रहे हैं कार्यक्रम में तो ये चीज बड़ा ध्यान रखिए, लेबल नहीं होगा तो पार्किंग नहीं मिलेगी। उसके बाद आप अपने वाहन को लेकर इधर से उधर घूमते रहिए, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। अब यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन जरूर करें, यानी कि अगर आप ऑफिस से जा रहे हैं अपने घर, हो सकता है कि ऑफिस जाते समय आपको जाम ना मिले। ये भी बता दें कि इस रूट से जरूर बच के चलें। इस रूट से बच के चलें और वैकल्पिक मार्गों के रूप में आप ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी देख सकते हैं। यानी कि ऑफिस से जब आप घर जाएंगे तो हो सकता है कि रास्ते में जाम देखने को मिले, तो अपना जो एक बेवरेज होता है अपने साथ लेकर चलिए। कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, चिप्स कुरकुरे ले लीजिए अगर खाना है तो, अगर नहीं खाना तो हेल्थी खाना तो नारियल पानी लेकर चलिए, क्योंकि बीच में बड़ा टाइम मिलेगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात अगर करें दिल्ली एनसीआर में, अब बारिश को लेकर यह खबर है। मौसम हो चुका है सुहावना, गर्मी से कल भी राहत देखने को मिली थी। जब ऑफिस से मैं घर गया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि रास्ते में रिमझिम रिमझिम बारिश जो है वो हल्की हल्की देखने को मिल रही थी। तो दिल्ली एनसीआर में बुधवार को 10 दिनों के बाद अब बारिश देखने को मिली, यानी कि बीते दिन बरसात ने दस्तक दी, मौसम हो गया सुहाना। प्रिया, आपने बारिश देखी कल या नहीं देखी? वसंत, मैंने तो बारिश नहीं देखी, हालांकि मैं दिल्ली में ही थी कल और मेरा छुट्टी का दिन था। मैं पूरा दिन घर पे थी और मैं इंतजार कर रही थी सुबह से कि भाई बारिश हो जाए और मुझे गर्मी से राहत मिले। हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे रोहिणी में तो बारिश नहीं देखने को मिली। हालांकि फिलहाल बारिश के कयास जताए जा रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बारिश हो और गर्मी से राहत मिले। एक और बात याद आई मेरे कि भाई आप चाहती थी ना कि बारिश हो जाए। अब दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा को लेकर, जब आप चाहेंगे जब बारिश हो जाएगी, यानी कि जब सरकार चाहेगी, आप नहीं, बेसिकली जब सरकार चाहेगी, जिस इलाके में प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर कृत्रिम बारिश जो है वो आने वाले समय में देखने हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से चिलचिलाती धूप देखने को मिल रही है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो हमारी स्किन जल जाएगी। मैं तो निकलती हूँ तो ऐसा होता है कि भाई सनस्क्रीन जितनी लगा सकती हूँ भाई लगा लो। मैं आपको भी कहूंगी कि भाई सनस्क्रीन जरूर लगा कर निकले, जिस तरीके से धूप देखने को मिल रही है। अब बारिश के फिलहाल अनुमान जताए जा रहे हैं, बता रहे हैं राहत देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहते थे जैसे बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं, बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मौसम काफी सुहाना हो चुका है। गर्मी से राहत मिलने वाली है और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने भी नया पूर्वानुमान अब जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश भी हो सकती है। फिलहाल देखिए बसंत, साफ तौर पर अब संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली वालों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है, मौसम सुहाना होने वाला है और बारिश देखने को मिलेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि बारिश हो जाए प्रिया, क्योंकि पिछले 10 से 12 दिन ना बड़े गर्मी में बीते हैं। और हालांकि घरों में एसी होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि, और जब गर्मियां ऑन टॉप थी ऑन पीक, तो ऐसे लगता था भाई घर से बाहर आप निकले क्या आप एक तंदूर में आ गए? आपको लगा कभी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 40 से 42 डिग्री तापमान टच हो रहा था। उसके बाद मानसून आया, भगवान की दया रही और प्रकृति अपने हर साल नियम दोहराती है। एक बार फिर से मानसून हमने देखा, लेकिन मानसून अपने अंतिम दौर में है और एक बार फिर से बारिश का सिलसिला। और जब ये बारिश का सिलसिला बीत जाएगा, यानी कि 4 से 5 दिन तक अब बारिश का अलर्ट है, और उसके बाद फिर सर्दियों की तैयारी भी कर लीजिएगा। तो बात अगर करें अब पेट्रोल डीजल की, क्योंकि आज आते हुए मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। 94 रुपये 77 पैसे दिल्ली में पेट्रोल के दाम मैंने देखे, और उसके बाद मेरी जेब जिस तरीके से हल्की हुई वो मैं ही जानता हूँ प्रिया। और दिल्ली में पेट्रोल के दाम में
₹94.77 प्रति लीटर। डीजल के दाम मैं चाहता हूं एक बार दर्शकों को बता दें, क्योंकि कहीं दर्शकों की गाड़ी में डीजल डलता है। देखिए डीजल की बात करें तो 87.67 प्रति जो है लीटर के दाम पहुंच चुके हैं, और सीएनजी की बात करें तो 76.54 प्रति किलोग्राम है। और नोएडा में पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 94.85 प्रति लीटर डीजल की कीमतें भी पहुंच चुकी हैं। बसंत, लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। डीजल की कीमत क्या है, एक बार फिर से बताइए जरा। 87.98 प्रति लीटर पहुंच चुकी है। ये नोएडा की कीमतें हैं बेसिकली। जी जी बिल्कुल, नोएडा की बात कर रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है। और दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, क्योंकि दिल्ली के साथ नोएडा और गुरुग्राम में हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब ऐसे में क्योंकि दिल्ली वाले नोएडा भी जाते हैं भाई काम करने के लिए, गुरुग्राम भी जाते हैं, गुरुग्राम वाले दिल्ली भी आते हैं, नोएडा वाले भी दिल्ली जाते हैं, तो ये पूरा एक सर्कल हमें बताना जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ ये तो पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ अब पेट्रोल डीजल के दाम को हटा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम आपने जान लिए होंगे और इससे ज़्यादा टाइम रिफ्यूलिंग में लगेगा भी नहीं आपको। और अब सोने चांदी के जो दाम है वो आप एक बार बता दें प्रिया, क्योंकि मेरा मन नहीं है बताने का, क्योंकि बहुत बढ़ रहे हैं दाम। जी बिल्कुल, सोने के दामों की बात करें तो बसंत 1,15,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। बसंत सोच लीजिए आप, 1,15,000 है प्रिया, 1,500 नहीं, 1,15,000 है। मैं भी ये सोच रहा था कि 1,15,100 हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 1,15,100 नहीं, 1,15,100 रुपए। क्योंकि जो मेरी सहयोगी ने अभी कहा 1,15,000, 1,15,100 माफ कीजिएगा। अब मैं भी यही सोच रहा था जब मैंने ये आंकड़ा देखा ना कि प्रिया की 1,15,000, मैं सोच रहा था यार ये 15,000 का 1,500 हो जाए, या फिर 1,00,000 का 1,00,000 से भी अगर 1 0 हट जाए तो अच्छी बात रहेगी कि 1,15,100 में आपको सोना, लेकिन मिलेगा नहीं। जो दाम है वो 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से है। चांदी के दाम जो है वो 1,31,200 रुपए, ऑल टाइम हाई चांदी। तो चांदी गिफ्ट करिएगा अगर किसी को करे, और वो भी 10 ग्राम। पसंद चांदी भी बहुत बढ़ रही है भाई, 10 ग्राम कीजिए ना, है कि नहीं करनी है 1 किलो नहीं 10 ग्राम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सोने चांदी के दाम थे, हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर तमाम वो खबरें हमने आपको बताई जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी थी। तो समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।